हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी का नाम है पहाड़ों में कैद एक रूह। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ में सुनाऊं तो मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं। मेरी आईडी है 2020 फिज़ा। तो बिना देरी किए कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें फिज़ा के साथ। बात उन दिनों की है जब राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी ही की थी कि उसका सिलेक्शन पूरा हुआ। तो राहुल का चयन उत्तराखंड के चमोली ज़िले के बैंक में एक क्लर्क के पद पर हुआ। जब वह वहां पहुंचा तो उसका बैंक पहाड़ी के एकदम बीच में था, जो उसमें रूम से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में था। उस बैंक में ज़्यादातर लोग 3 बजे से पहले ही चले जाते थे, इसलिए बैंक भी बंद कर दिया जाता था और रात के समय कोई यहाँ जाने को तैयार ना था। और जब वह बैंक में ज्वाइन करके आया और वह हैरान था कि बैंक आखिर क्यों जल्दी बंद हो गया। जब वह अपने रूम पर आया तब इस प्रश्न का जवाब एक 70 साल की महिला ने दिया, जो कि वह भी उस बैंक में काम कर चुकी थी और आज सेवा निवृत्त हो गई है। उसने बताया कि आज से 40 साल पहले उस बैंक में सारिका नाम की एक लड़की का चयन हुआ, जो तुम्हारी तरह आई थी और वह भी बैंक में काम करती थी। वह बहुत ही मिलनसार और बातूनी और बहुत ही मेहनती थी। वह अपना कामकाज जी जान से करती थी और जो हमारे बगल प्रमोद जी हैं वह उस पर मरते थे और वह भी उनसे प्यार करती थी। फिर ना जाने क्या हुआ, जिस वादियों से उसे प्यार था वह उन वादियों में खो गई। मतलब उस पहाड़ में से कूदकर अपनी जान दे दी, पर आज तक कोई उस कारण को जान नहीं पाया। और हादसे के कुछ दिन बाद प्रमोद, विनय और सूरज तीनों ने नौकरी एक साथ छोड़ दी और तीनों ही आज भी जिंदा हैं और उनका यहाँ पर काफ़ी प्रभाव है, जो वो भी हमारे साथ काम करते थे। भगवान जाने क्या हुआ सारिका के साथ, पर सुना है आज भी उसकी रूह उस पहाड़ की वादियों में कैद है, पर रात में वहाँ कोई भी नहीं जाता। एक चौकीदार है जो मारे डर के पास के ही काली माँ के मंदिर में रहता है और सुबह बैंक की चौकीदारी करता है। पर राहुल, तुम वहाँ पर कभी रात को मत रुकना, क्योंकि वह सारिका की आत्मा वहाँ पहाड़ की तलहटी में कैद है। पर राहुल ने उसकी बात को एक कहानी समझकर भूल गया। अब वह सामान्य लोगों की तरह उन वादियों में घुल मिल गया और अपने बैंक का काम करने लगा। एक दिन की बात है, बैंक में काम ज़्यादा था और सब बैंक कर्मी चले गए, पर राहुल रुका और काम में इतना बिजी हो गया कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। और रात होने को हुई तब तक चौकीदार आया और बोला, अरे साहब, आपको जाना नहीं है क्या? तब राहुल बोला, नहीं, आज काम बहुत है, आज मैं इसे पूरा करके ही मानूंगा। तब चौकीदार ने कहा, अरे साहब, आपको मरना है क्या? सारिका की आत्मा यहाँ पर घूमती है और वह आपको भी राजन साहब और रीतू की तरह पता नहीं चलेगा।
तब राहुल ने कहा, ये राजन कौन है? चौकीदार बोला, अरे साहब, बहुत ही गंदा नेचर का आदमी था और यही बैंक में ही रीतू नाम की लड़की थी, उसका भी नेचर राजन के जैसा था। दोनों को मैंने मना किया था, पर दोनों को बैंक के काम के बहाने ऐश करना था। दोनों ने खूब ऐश किया। तब राहुल ने कहा, ठीक तो है, दोनों को प्यार था और दोनों ने ही जीवन का मज़ा लिया, इसमें गलत क्या है? तब चौकीदार ने कहा, अरे साहब, उन्होंने खाक मज़ा लिया। दोनों इतना डरे कि सारी रात मारे डर के वह यहाँ से भाग पागल होकर गए और फिर दोनों का पता ही नहीं चला। पता नहीं वह अब जिंदा भी है कि नहीं। तब राहुल ने कहा, मुझको डरा मत दीजिए, आप यहाँ से जाइए और मुझे भी अपना काम करने दीजिए। तब चौकीदार ने कहा, ठीक है साहब, आप नहीं मानते तो मत मानिए, ये लीजिए बैंक के मेन गेट की चाबी, अंदर से बंद कर लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो माँ काली का नाम ले लीजिएगा। तब राहुल ने कहा, ठीक है बाबा, अब जाओ। तब चौकीदार बोला, अरे साहब, राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे महाराज, जाएंगे? तब चौकीदार ने कहा, ठीक है साहब, और उसने राहुल से नमस्कार किया और वहाँ से चला गया। राहुल वहाँ से उठा, सीधा अपनी केबिन में गया और काम किया। रात के लगभग 8 बजे उठा और बैंक मेस में गया, अपने लिए चाय बनाई और पूरा खाना, जिसमें दाल चावल पूरी सब्जी करी अंडा तैयार किया और चाय सबसे अंत में बनाया और उसे पिया। और फिर जो थोड़ा काम बचा उसको करने लगा। तब तक रात काफ़ी हो गई। तब तक अंदर से आवाज़ आई, अरे साहब, खाना बनकर उससे खाना ही भूल गए क्या? तब राहुल अंदर से डरा और बोला कि कौन है वहाँ? तब किसी के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। तब वह लंच रूम में गया तो उसने देखा, और जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तब उसने देखा कि लंच टेबल पूरे खाने से सजी हुई है और थाली और सारी चीज़ें हवा में तैर रही हैं, और फिर सब धीरे धीरे अपने आप सभी खाना सर्व होने लगा। तब राहुल घबराए बिना बाथरूम गया और उसने अपना मुंह साबुन से धोने के लिए जब साबुन को मुंह पर लगाया तो नल से पानी आना बंद हो गया और साबुन उसकी आंखों में लगने लगा, तो वह आग के जलन के मारे तिलमिला उठा। तब वह आवाज़ ज़ोर से हंसने लगी। तब राहुल बोला कि मुझे पता है आप सारिका की भटकती हुई आत्मा हो, पर अगर आपका भाई भी होता तो तब भी आप ऐसे करती। तब यह बात को सारिका की आत्मा ने सुना तो मानो उसे धक्का लगा और फिर नल में पानी आने लगा। फिर राहुल ने पानी से अपना मुंह धोया और फिर उसका टॉवल हवा में तैरते हुए उसके पास आया और फिर उसने अपना मुंह तौलिए से साफ किया। जब उसने शीशा देखा तो उसे अपनी जगह सारिका का चेहरा दिखा और उस शीशे में ज़ोर से हंसे जा रही थी। अब राहुल भी मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे भी पता चल गया है, आप में भी बहन का दिल है और कोई भी बहन अपने भाई को नहीं मार सकती। और वह भोजन की मेज़ पर बैठा। तब सारिका की आत्मा ने पानी से भरा जग उसके सिर पर गिरा दिया और फिर ज़ोर से हंसी। तब राहुल भी हंसा और बोला, बहना, अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है। मेरी बहना, मैं भूखा हूँ, मुझे
खाना खाने दो और तुम भी बैठो। आज मेरी बहन गीता, जो तुम्हारी तरह खूब नटखट है और जब भी मैं घर जाता हूँ तो परेशान करती है, और जब यहाँ आने के लिए तैयार होता हूँ तो वह खूब रोती है। यह कहते हुए राहुल पानी लेने के लिए उठा, पर मानो किसी ने उसको बैठा दिया और वह खाली जग फिर हवा में उठा और मेस में गया, और फिर जग खुद अपने आप भरा हुआ आया और मेज़ पर रखा गया, और एक प्लेट उसके सामने खिसक कर आई और दाल, चावल, रोटी, अंडा करी कटोरी में अपने आप चम्मच जो सब बारी बारी से निकाल रहा था। एक थाली लगी तो थोड़ी देर बाद राहुल एक थाली और लगाई और अपने खाने का आधा भाग दूसरी थाली में अलग किया और बोला, मैं अकेले नहीं खाने वाला सारिका, अगर आप मुझे अपना भाई सा मानती हैं तो मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बगल वाली कुर्सी पर एक 22 साल की गोरी सुंदर सी बाला बैठी। उसे देखकर राहुल बोला, इतनी सुंदर चुड़ैल के लिए एक मस्त भूत खोज कर ही जाऊंगा। ये सुनकर सारिका के भूत ने पानी का गिलास उठाया। तब राहुल बोला, बस बस, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर राहुल खाना खाते हुए बोला, आप इतनी अच्छी हो और समझदार भी, फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? तब सारिका रोते हुए बोली, प्रमोद और उसके दोस्तों ने खुद ही इस बैंक को लूटा और पूरे पैसे इस बैंक से निकाले, और मैंने उन्हें यह सब करते हुए देख लिया, और मेरे पास एक कैमरा था जिससे मैंने उनकी फ़ोटो खींच ली और उस कैमरे को यही बॉक्स में के पीछे छिपा दिया, जो वहाँ पर आज भी सुरक्षित है। जब उन लोगों ने हमारा पीछा किया और मैं भागी, और जब उस पहाड़ी पर पहुँची तो मेरा पैर फिसला और मैं गिरकर मर गई, और उन लोगों ने बैंक के पैसे से खूब पैसा बनाया और आज भी जीवित है। मैं उनको खुद मार सकती हूँ, पर लोगों को कानून पर से विश्वास उठ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। तब राहुल ने कहा, मैं तुम्हारी सारी मदद करूँगा और उन दरिंदों को उसके किए की सज़ा मिलेगी। तब सारिका ने कहा, मुझे आप पर यकीन है, आखिर आप मेरे भाई हो। अब यही एक रिश्ता जिस पर हर लड़की यकीन करती है, और आज यही रिश्ता बचा भी है जिस पर हम भूतों को भी मरने के बाद यकीन है। और सारिका और राहुल दोनों हंसे। तब राहुल ने सारिका से कहा, रीतू और राजन का क्या हुआ? तब सारिका हंसी और बोली, दोनों ही बहुत अच्छे थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस ज़माने में प्यार करना गलत था, पर वह भी मेरे मरने के बाद भी उसके बैंक को मेरा नाम लेकर लूटना चाहते थे। पर आज वह आगरा मेंटल हॉस्पिटल में दोनों अपना इलाज करा रहे हैं। तब सारिका ने राहुल को एक चीज़ दी और बोली, आप मेरा एक काम करोगे क्या? तब राहुल ने कहा, बिल्कुल करूँगा। तब सारिका ने कहा, आप आगरा मेंटल हॉस्पिटल जाकर राजन और रीतू को पानी में मिलाकर दे दे, वह ठीक हो जाएगा। तब राहुल ने सारिका से कहा, बस बहना, इतना सा काम हो जाएगा। फिर सारिका ने प्रमोद और उनके दोस्तों के खिलाफ कैमरा और सारा सबूत राहुल को दिया, और सारिका बोली, तुमने मुझे अपना बहन कहा है और माना है। इन दरिंदों को सज़ा दिलाकर इस रास्तों को मजबूत करो, ताकि लोगों को भी पता चले
कि हम भूतों का एक भाई था। आने वाली हर पीढ़ी जब हमारी कहानी को पढ़े तो हमारे प्रति उसमें भी सम्मान का भाव जागे। सारी रात राहुल भोजन की मेज़ पर सारिका की सारी कहानी सुनी और फिर सुबह होने वाली थी। बाहर से चौकीदार ने आवाज़ लगाई और चौकीदार ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसे लगा राहुल साहब भी मर गए होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जब चौकीदार ने राहुल को देखा तो उसकी जान में जान आई। राहुल हंसा, अरे आप तो मेरी लाश को उठाने के लिए पूरे गांव वाले को लेकर आ गए। तब चौकीदार ने कहा, मुझे माफ़ करना साहब। तब राहुल ने कहा, ओके ठीक है, यह लीजिए अपनी चाबी, और हाँ, अंदर बर्तन पड़ा है, उसको धुलवा दीजिएगा और मैनेजर साहब को यह पत्र दे दीजिएगा और मैं 2-3 दिन का अवकाश ले रहा हूँ, कह दीजिएगा। फिर राहुल कमरे पर आया और वहाँ से सीधे प्रेस में गया और फिर पुलिस स्टेशन गया और सारे सबूत जो प्रमोद और उनके दोस्तों के खिलाफ थे दे दिया। और फिर वह आगरा मेंटल हॉस्पिटल गया और उन्होंने राजन और रीतू को उस चीज़ को पानी में मिला कर दिया। अब वह दोनों ठीक हो गए और राजन रीतू वापस अपने बैंक आए और फिर से राजन और रीतू ने ज्वाइन किया। उधर प्रमोद और उनके दोस्तों को अपने किए की सज़ा मिली और वह तीनों जेल गए। पर प्रमोद और उनके दोस्त आज तक न जान पाए कि वह जेल कैसे पहुँचे। जब पेपर में खबर छपी तो वह आंटी बहुत खुश हुई और वह राजन को बता रही थी, आज मेरी सहेली की आत्मा को शांति मिली होगी। वह रोते हुए बोली, भगवान उसका भला करे जिसने सारिका की मदद की होगी। यह सब रीतू, राजन और राहुल सुन रहे थे और पास में ही से सारिका की आत्मा थी। आज वह खुश थी और आज वह आज़ाद हो गई। राजन रीतू से विवाह कर लिया और वह लोग उसी बैंक में अपने पुराने पद पर खुशी खुशी काम करने लगे। आज वह पहाड़ों में कैद सारिका की रूह आज़ाद हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। ये दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी है वो लड़की भीगी भीगी सी। दरवाजे पे हो रही ठक ठक की दस्तक ने अचानक मुझे नींद से जगा दिया। इतनी रात को कौन हो सकता है बाहर? मन में अनहोनी की आशंका को लेकर मैंने दरवाज़ा की होल सर देखा तो एक लड़की बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। उसे देख मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि वो थर थर काँप रही थी। मैंने उसे जब देखा तो वो बहुत सुंदर गोरे रंग की भूरे बालों वाली लड़की सफ़ेद रंग की मिड्डी पहने खड़ी थी। जो मेरा नाम प्रीति है, वो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप मुझे यहाँ कुछ देर रुकने देंगे? उस लड़की ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप सुबह ही जाइएगा। सुबह में मैं मैकेनिक को बुलाकर आपकी गाड़ी ठीक करवा दूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसने भावपूर्ण नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस पहाड़ी इलाके में बरसात के मौसम में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, सो ऐसे मौसम में संभल कर चलना चाहिए। मैंने उसे समझाते हुए गेस्ट रूम दिखा दिया और पहनने के लिए सूखे कपड़े दे दिए। आज 2 साल बाद मैं खुश था, क्योंकि 2 साल बाद आज कोई मेरे घर में आया था, कोई मुझसे बात कर रहा था, वरना कोई यहाँ तक आता ही नहीं।
अखबार वाला भी अखबार नहीं देकर जाता, वो तो मैं चुपके से अखबार खींच लेता हूँ, वरना इस दुनिया में क्या चल रहा है मुझे पता भी ना चले। मुझे आज भी याद है जब मेरी पत्नी आशा ने मुझे फ़ोन करके बताया कि अरुण, नेहा मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है और मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम इसके कुछ कपड़े लेकर सीधा हॉस्पिटल आ जाओ। मैंने भी फुल स्पीड में गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी, लेकिन बारिश की वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पेड़ से टकरा गई। मैं तो बच गया, लेकिन गाड़ी की हालत ख़राब हो गई। गाड़ी को वहीं छोड़कर मैं घर की तरफ भागा और नेहा के कुछ कपड़े लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे आशा और नेहा मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढता रहा। डॉक्टर्स और नर्सेस से भी पूछा, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। थक हार कर रात वहीं गुजार कर मैं जब सुबह घर लौटा तो देखा कि आशा अपना और नेहा का सामान लेकर जा चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। अब इस घर में 2 साल से अकेला रह रहा हूँ। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। यह सब सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो लड़की जा चुकी थी। शायद जल्दी में होगी, इसलिए बताकर नहीं गई होगी। अपनी चाय लेकर मैं अखबार वाले का इंतज़ार करने लगा। कमीना मेरे घर के सामने से हवा की तरह गुजरता है, लेकिन मैं भी अब अखबार खींचने में निपुण हूँ। अखबार खींच के जब मैं पढ़ने बैठा तो दंग रह गया, क्योंकि पहले पन्ने पर ही उस लड़की की मौत की खबर थी। लिखा था कि गाड़ी पत्थर से टकराने से मौके पर मौत हो गई। तो फिर जो कल इस घर में थी वो कौन थी? हम तो देख सकते थे एक दूसरे को बात कर रहे थे, तो क्या वो भूत थी? यह सोचकर मैं सहम गया। लेकिन उसने मेरे साथ बात की, मैं उसे सुन सकता था, तो क्या मैं भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी बातें सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सुन क्यों नहीं सकता? लोग मेरे घर का रुख नहीं करते। वो अखबार वाला तो भगवान के श्लोक बोलता हुआ निकलता है। यही सोचते सोचते मैं घर के बाहर निकल गया कि पीछे से आ रही ट्रक को देख ही नहीं पाया। लेकिन ये क्या? यह तो मेरे बीच में से गुजर गई। मैं जिंदा नहीं हूँ। तभी 2 साल पहली घटना मेरे दिमाग में चलचित्र के भांति चलने लगी। जब गाड़ी पेड़ से टकराई थी तो मेरे प्राण भी तभी चले गए थे, लेकिन बेटी के मुंह में मेरी आत्मा गई थी हॉस्पिटल। मैं मर चुका हूँ। मैं 2 साल पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन अब क्या? और बेटी का? यह सोचते सोचते मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस भीगी भीगी सी लड़की के कारण मुझे आज इस सच्चाई का पता चला था। मैं शून्य भाव लेकर फिर अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये दोनों हॉरर कहानी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बीता है, कुछ आपकी कहानी है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। और मुझे शेयर करने के लिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है 2020 फिज़ा। तो बिना देरी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें फिज़ा के साथ।